नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। और आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे जो द हिंदू से होती हैं, पीटीआई से होती हैं, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से संबंधित होती हैं, जो हमारी चाहे प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या मेंस की दृष्टि से। और वो एक हमारी तैयारी में एक प्रोटीन की तरह काम करता है। इसलिए हमने इसका नाम दिया है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन आपकी मसल्स का क्या करता है, इनहेंस करता है। इसीलिए जो करंट अफेयर है आज के टाइम में काफी महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम क्रैक करने के लिए। और हमारा जो प्रिपरेशन है उसको इनहेंस करना है। और हमारा जो मकसद रहता है कि अधिक से अधिक हमको प्रश्न सॉल्व करना, ताकि हमारी प्रिपरेशन अच्छे से चल सके, हम सिलेक्शन के करीब पहुंच सकें। ठीक है, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं। पहली खबर यह है कि एनजीटी ने फाइन इम्पोज किया है दिल्ली गवर्नमेंट पे। ये खबर आपने पढ़ी होगी। तो हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, एनजीटी है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 क्या है और सीपीसीबी क्या है, इस संबंध में हमको बात करनी चाहिए। यहीं से हमारे प्रश्न बनते हैं। अच्छा, फाइन इम्पोज क्यों किया है पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर सारा हम बेसिक पढ़ेंगे। 80% जो वेस्ट है लैंडफिल में, वो 3 लैंडफिल है इनकी। दिल्ली में गाजीपुर देखने को मिलती है, वलसपा और ओखला। एनजीटी ने पाया कि 80% ये सॉलिड वेस्ट है, इसकी रेमेडी नहीं हुई है, इसको हम मतलब कि रिसाइकिल नहीं कर पाए हैं, इसको हम प्रोसेस नहीं कर पाए हैं, हम मतलब दिल्ली गवर्नमेंट इसको प्रोसेस नहीं कर पाई है। और ये इस मतलब कि लैंडफिल साइड में ही इनको देखने को मिला। इसलिए एनजीटी ने इन पे फाइन लगाया दिल्ली गवर्नमेंट पे, इसलिए। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 रूल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत रहते हैं। और ये रूल ये कहते हैं कि अगर कोई वेस्ट नॉन रिसाइकेबल हो, मतलब उसको रिसाइकिल ना किया जा सके, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, मतलब कि जैव निम्नीकरण नहीं हो, मतलब कि ऑटोमेटिकली वो अपने मतलब कि खत्म होने की वो क्षमता ना रखता हो, और नॉन कम्बस्टेबल हो, तो इसका मतलब है उसको हम सैनिटरी लैंडफिल में ले जाएंगे। ठीक है, यही सारे कहाँ जाएंगे, सैनिटरी लैंडफिल में जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी के डेटा 2020-21 का कहता है कि क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट हमारे देश में पर टन जनरेशन की कितनी है, 1.6 लाख टन पर डे है। जबकि हम कलेक्ट कितना करते हैं, 1.5 लाख टन। तो जो 0.1 लाख टन है वो क्या हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। और तो इसलिए हमारी जो एफिशिएंसी देखने को मिलती है वो 90.4% हमको देखने को मिलती है। तो इस आंकड़े को आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। तो 50% वो वेस्ट है, वो ट्रीटेड वो हो जाता है। और 18.4% वेस्ट है, वो लैंडफिल में हमको देखने को मिलता है। इसको आप देखेंगे। अब लैंडफिल में कोई वेस्ट है तो उसके कुछ ना कुछ तो निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले होंगे। जैसे आपने घरों में ये अनुभव किया होगा, आप कई दिनों तक कचरा एक डिब्बे में रखो तो उससे कुछ लीच निकलता है। और वो लीच क्या करता है, बहुत काला होता है और जो काफी हार्मफुल हो सकता है। जो क्या करेगा, अगर बहुत बड़ा लैंडफिल होगा तो वहां पे बहुत सारा लीच निकलेगा। तो ग्राउंड की जो सॉइल्स की जो मतलब की प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी। और जो सप्लाई वाटर है उसमें भी क्या होंगे, उसका भी मतलब कि उसमें भी प्रदूषक होने की संभावना होगी। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर भी क्या होगा, मतलब कि प्रदूषण युक्त होने की संभावना होती है। तो इसके कुछ हार्मफुल क्या है, इम्पैक्ट है। कुछ टॉक्सिक गैसेस देखने को मिलेंगी लैंडफोर्ड से, सच मीथेन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगर कहीं से मीथेन निकल रही है तो वहां आग लगने की संभावना होती है। और आग लगेगी तो फिर तो बहुत सारी गैस निकलेगी, ओजोन भी निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। तो हमारा जो एयर पॉल्यूशन है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो और जो अल्टीमेटली कहां प्रभावित होंगे, हमारे जो ह्यूमन हेल्थ है उसको प्रभावित करेंगे। अल्टीमेटली तो वही है ना। तो हमारा जो पर्यावरण है, तो जो जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो और बढ़ेगा। तो ये सारी समस्या मतलब कि एक अगर कोई यहाँ पे एक्शन होता है तो उसके कई रिएक्शन होंगे और उसके कई इंपैक्ट हमको देखने को मिलते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था डॉम लूप, पढ़ा था, जो क्या करता था, एक अगर कहीं अर्थव्यवस्था में कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो हर जगह भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंज क्या है, लैक ऑफ फंडिंग देखने को मिलती है, पुअर इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलता है,
और जो भी कचरा रहता है उसको सेक्रेशन नहीं, मतलब कि उसको सेग्रेगेशन नहीं कर पाते, मतलब अलग अलग नहीं कर पाते हैं। और लैक ऑफ ट्रेंड मैन पावर देखने को मिली, प्रशिक्षण का अभाव देखने को मिलता है। तो हमने लैंडफिल के बारे में पढ़ा। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि कितने मेथड हैं कि हम सॉलिड वेस्ट को रिसाइकिल कर सकते हैं, उनका हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण मेथड है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में हम क्या करते हैं, जो भी बायोमास होता है उसको ड्राई में ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद रिएक्टर में लाते हैं और उसको हीट उसमें प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे साइक्लोन को, जो साइक्लोन जैसी प्रक्रिया निर्मित होती है हीट फॉर पायरोलिसिस के द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस के द्वारा कुछ गैसेस का निर्माण होता है और वो कुछ अतिरिक्त मात्रा में हमको बायो ऑयल भी देखने को मिलता है, मतलब कि हम यहाँ से बायोफ्यूल भी बना सकते हैं। ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि हमने इसको जो सॉलिड वेस्ट था उसको मतलब प्रोसेस भी कर दिया और हमने बायोफ्यूल भी बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे क्षेत्र में जो अरब कंट्री पे जो ऑयल की निर्भरता है वो भी कम होगी, तो इंपोर्ट जो बिल है वो भी क्या होगा, कम होगा। एक प्रोसेस होती है गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने उसको डाला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोल को डाला और वाटर की कुछ मात्रा को मिलाते हुए हमने प्रेशर लिया। 30 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर से अधिक प्रेशर होना चाहिए और 725 से 1225 डिग्री सेल्सियस से अधिक क्या टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है। तो इस और कोरेसिव स्लैश और H2S गैस का हमने इसमें मतलब कि इसमें यूज किया। तो इससे जो निकलती है वो सिन गैस हमको निकलती है। सिन गैस में जो मेनली कंपोनेंट होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये बायो प्रोडक्ट हमको देखने को मिलता है, तो ये भी हमारे लिए काफी यूजफुल है, हम इसको कई इकोनॉमी में यूज इसका कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त कई और प्रक्रिया होती हैं, जैसे हमने लैंडफिल में हमने इसको यूज किया, इसको फायर किया, इसको हमने वेस्ट कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट किया, मतलब वेस्ट है उसको हमने कॉम्पैक्ट रूप से उसको पैकेज किया, बायोगैस जनरेशन किया, कंपोस्टिंग किया और बर्मी कंपोस्टिंग हमको ये देखने को किया। तो ये सारी प्रक्रिया हैं, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट को मतलब कि प्रोसेस कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। उसके बाद कई बाय प्रोडक्ट हमको देखने को मिलते हैं। मेनली दो हैं, आप दो को याद रखिएगा, पायरोलिसिस और गैसिफिकेशन। ठीक है। अब हम एनजीटी के बारे में पढ़ लेते हैं। एनजीटी का गठन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2002 के तहत स्टेब्लिश हुआ। इसका मतलब ये है कि संवैधानिक बॉडी है। ये क्या करती है, हमारे जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यू होते हैं उनको डिस्पोजल करने का काम करती है, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश देती है। ठीक है। और इंडिया इस एनजीटी का गठन करने के बाद तीसरा ऐसा देश है जिसने इस तरह की किसी एजेंसी का गठन किया है, आफ्टर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद। और डेवलपिंग कंट्री में तो हम क्या हैं, पहले नंबर पे आते हैं। एनजीटी में जो अपील की जाती है वो विथिन 6 मंथ के अंतर्गत उसको मतलब कि फाइलिंग के मतलब विथिन 6 मंथ के अंतर्गत उसको निपटान करना होता है। एनजी 5 प्लेसेस में देखने को मिलता है। सबसे पहले हमको भोपाल, मतलब कि न्यू दिल्ली में उसका कार्यालय है, हेडक्वार्टर, फिर भोपाल रीजनल हमको देखने को मिलता है, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 अदर जगह पर इसका प्लेसिंग है। स्ट्रक्चर, इसमें 10 कम से कम 10 मैक्सिमम फुल टाइम 20 मेंबर हो सकते हैं और एक चेयरपर्सन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके मतलब की चेयरपर्सन होते हैं। 5 या 70 साल उम्र हो तो इस मतलब की जो भी पहले खत्म हो जाए तब तक इनका कार्यकाल होता है और मेंबरों का कार्यकाल 5 या 65 साल हमको देखने को मिलता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलो, अब जो एनजीटी होता है कुछ महत्वपूर्ण लिस्टों पर सुनवाई करता है, उनको इंप्लीमेंट करने की दिशा में कार्य करता है। जैसे एनजीटी के पास सबसे पहले सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां होती हैं और ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत सुनवाई कर सकता है। वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977 के तहत सुनवाई कर सकता है। फॉरेस्ट एक्ट 1980 के तहत कर सकता है। ईयर एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत कर सकता है। एनवायरमेंट एक्ट 1986 के तहत, पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट 1991 के तहत और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत ये सुनवाई कर सकता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 नहीं है और हमारा जो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 1927 वो नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है। अभी कुछ रिसर्चर ने मिल्की वे का मैप बनाया है, इस तरह से कुछ बनाया है इन लोगों ने। और ये डिस्क हमको देखने को मिलती है, हमारी मिल्की वे है, इसका हमने मैप बना है, डिस्क है, और ये सन है, ये ब्लज है, ये ब्रैप है। ठीक है। और ये लाइट माने 52,000, माने कि 52,000 लाइट ईयर को हमको ये सन और ब्लज हमको देखने को मिलता है। ठीक है। तो बस इतना से ध्यान रखना है। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है। ब्लैक होल हमको, ब्लैक, सबसे पहले कुछ मतलब कि क्या पढ़ लेते हैं। एक स्टेलर नेबुला हमको देखने को मिलता है। नेबुला से एवरेज स्टार बनता है, एवरेज स्टार से हमको रेड जॉइंट जेंट बनता है। फिर प्लेटनरी नेबुला हमको देखने को मिलता है, व्हाइट ड्वार्फ हमको देखने को मिलता है। दूसरी प्रोसेस, अगर ये थोड़ा बड़ी मात्रा में बनेगा तो मैसिव स्टार, सुपर रेड जॉइंट देखने को मिलेगा, सुपरनोवा देखने को मिलेगा। और अगर इसमें विस्फोट होगा तो हमें न्यूट्रॉन स्टार देखने को मिलेगा और ब्लैक होल हमको देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसमें मतलब कम मात्रा में पदार्थ होगा तो ये प्रोसेस का निर्माण होगा, और इसमें थोड़ी सी अधिक मात्रा का निर्माण होगा तो ये प्रोसेस का निर्माण होगा, और ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण होगा। और ब्लैक होल हमारी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स क्या नहीं करता है, काम नहीं करता है, जैसा आप देख पा रहे हैं। यहाँ से कोई, अगर यहाँ पे कोई वस्तु चली गई तो वो वापस नहीं आएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। और हाल ही में कुछ ब्लैक होल की जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, जिसमें इवेंट होराइजन के तहत उसको जारी किया गया। ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। इसको एक्रेशन डिस्क बोलते हैं, इसको रिलेटिविस्टिक जेट बोलते हैं, और इसको इवेंट होराइजन बोलते हैं। और ये हमारी सिंगुलरिटी होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। जिसको M87 के द्वारा ब्लैक होल की कुछ तस्वीर जारी की गई थी हाल ही में, मतलब हाल ही में कुछ महीने पहले, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 26A11B के तहत तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मतलब कि कड़ावर सरेंडर लॉरेंस सेंचुरी को नोटिफिकेशन किया है। तो तमिलनाडु में एक पूरा रीजन है, इस रीजन को मतलब कि कड़ावर रीजन बोलते हैं। और जो हमको जो इसका मतलब कि सिलेंडर लॉरेंस एक प्रजाति है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाली प्रजाति का संरक्षण इनने किया है, इसके लिए इनने कड़ावर लॉरेंस सेंचुरी का निर्माण किया है। और वो सारा सेंचुरी और नेशनल पार्क किस एक्ट के तहत स्टेब्लिश होती हैं, मतलब कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये दो डिस्ट्रिक्ट में, अब हम 1972 एक्ट का 19 मतलब कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को पढ़ेंगे। ठीक है। और इस रीजन को सारे को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सिलेंडर लॉरेंस को पढ़ लेते हैं। सिलेंडर लॉरेंस ए वाला जो रीजन हमको देखने को मिल रहा है, ये कड़ावर मतलब कि सिलेंडर लॉरेंस का रीजन है, यहाँ पर प्रोटेक्शन देखने को मिला है, इस रीजन को इनने एक सेंचुरी डिक्लेयर किया है। ठीक है। और ये हमारा जो ये रीजन है, दो डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, कारूर और डिंडीगुल, जो तमिलनाडु में हमको देखने को मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, तमिलनाडु में ये जो रीजन है, कुछ अन्ना जूलॉजिकल पार्क है, गुनी नेशनल पार्क है, पॉइंट किलिम पॉइंट किलिमरिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गल्फ ऑफ मन्नार मेरी नेशनल पार्क है, इधर बिरामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, श्रीबुलपुथुर है, कलाकाकाडू है, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमको देखने को मिलती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बस में विश्व में ये जो सिलेंडर लॉरेंस है वो हमको यहाँ देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। डायग्राम से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इस डायग्राम को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। इस रीजन में हमको मतलब कि भूमध्य रेखा के आसपास, मतलब कर्क रेखा के आसपास हमको ये देखने को मिलता है, इस बात को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एक्चुअली क्या है, एक नॉक्टर्नल है, मैमल है, स्मॉल मैमल हमको देखने को मिलता है। ये अपना सारी लाइफ कहाँ पे बिताता है, ट्री पे बिताता है। ठीक है। इको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का निर्माण करता है, और आईयूसीएन की लिस्ट में इंडेंजर कैटेगरी में हमको देखने को मिलता है, इस बात को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में क्या है, मतलब कि प्रोहिबिटिंग ऑफ हंटिंग किया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट किया गया है, एस्टेब्लिश ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया किया गया है, मतलब कि सारी अच्छी अच्छी बातें की गई हैं जिससे वाइल्ड लाइफ का क्या हो, संरक्षण हो। इसके तहत हम नेशनल पार्क का डिक्लेरेशन करते हैं, इसके तहत हम क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डिक्लेरेशन करते हैं, इसके साथ क्या करते हैं, कम्युनिटी रिजर्व का डिक्लेरेशन करते हैं, सारी बातें करते हैं। इसके साथ हम क्या करते हैं, जो जू होते हैं, नेशनल जू अथॉरिटी, उसका भी डिक्लेरेशन करते हैं। ठीक है। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का निर्माण भी इसी एक्ट के तहत किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसके लिए इसमें क्या किया है, 6 शेड्यूल का निर्माण किया गया है। 6 शेड्यूल, और शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में क्या है,
शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में क्या करते हैं, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी गई है, आप किसी भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का मतलब शिकार नहीं कर सकते, अगर आपने शिकार किया तो आपको हाईएस्ट पेनल्टी दी जाएंगी, आपको जुर्माना और दंड दोनों आपको आपके साथ किया जाएगा। ठीक है। शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में प्रोटेक्शन है लेकिन पेनल्टीज थोड़ी सी कम मात्रा में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और शेड्यूल 5 में आप उन एनिमल को हंट कर सकते हैं जो आपके लिए हानिकारक हो, जैसे नीलगाय बिहार में हमको देखने को मिलती, तो नीलगाय को उसके अंतर्गत हंट कर सकते हैं, और इसमें इसको सरकार क्या करेगी, नोटिफाई करेगी, तभी आप हंट किसको कर पाएंगे। शेड्यूल 6 में जितने भी मतलब कि प्लांट हैं उन जो प्लांटिंग स्पीसीज है उनका कल्टीवेशन करने पर क्या है, रोक है, इस बात को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। तो 6 शेड्यूल है, इसमें आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वाइल्ड 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 बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट इसको पास किया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में हमारे पास क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। इसको पहले मतलब कि स्टेट लिस्ट में था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको कंकरेंट लिस्ट में लाया गया, मतलब समवर्ती सूची में लाया गया। तब इसको मतलब कि इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या बना सकती हैं, कानून इस पे निर्माण कर सकती हैं। ठीक है, चलो। अब उड़ीसा सरकार ने क्या किया है, उड़ीसा मिलेट मिशन चलाया है। तो जो मिलेट होते हैं हमारे कभी मतलब कि स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होते हैं, और इसका लक्ष्य है कि जो राज्य में जो हमारा मतलब कि कुपोषण है उसको दूर करना, लोगों की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल को बढ़ावा देना। तो हम पढ़ लेते हैं कि मिलेट के क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा मिलता है, सस्टेनेबल फूड होता है, कॉम्बेटिव हंगर को इससे हम फाइट कर सकते हैं, और न्यूट्रिशन को बढ़ावा दे सकते हैं, और क्लाइमेट स्ट्रेस और पेस्ट और डिसीज से क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, इस बात को। तो फूड जो हमारी जो फूड सुरक्षा है उसको भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है। दूसरा, ये पोषण से संबंधित लोगों को रिच बनाते हैं। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन होता है, रिच बायोएक्टिव होता है, और बेटर अमीनो एसिड का निर्माण होता है, जो हमारी जो बॉडी जो प्रोफाइल है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा करते हैं। और इससे हमारी जो इम्यून सिस्टम है काफी इंप्रूव होता है, जिससे हमारी जो डिसीज है उसमें हमको सुरक्षा देखने को मिलती है, और जो हमारी जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज है वो सारी डिसीज हमको नहीं मिलती, क्योंकि इसमें जो बीट में जो ग्लूटीन पाया जाता है, जबकि इस जो ग्लूटीन पाया जाता है वो अधिक मात्रा में वीट में पाया जाता है, मतलब गेहूं में पाया जाता है, जबकि जो मिलेट होते हैं उसमें ग्लूटीन कम मात्रा में पाया जाता है, जो डायबिटीज के लिए काफी अच्छा होता है। तो ग्लूटीन कम मात्रा में पाया जाना डायबिटीज वाले व्यक्तियों को काफी लाभ प्रदान होता है। ठीक है। अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलती है, मतलब कि अगर देश में अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बहुत सारी फसलें गायब हो जाएंगी, मतलब कि अच्छी उत्पादकता नहीं होगी, जबकि मिलेट का इसमें कम इम्पेक्ट पड़ता है, मतलब कि खराब से खराब इन्वायरमेंट में भी इनका उत्पादन हो सकता है, लागत भी कम आती है और प्रोडक्शन भी अधिक होता है, और इनका न्यूट्रिशन वैल्यू भी अधिक होती है। तो इसलिए क्या होता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, चलो। ये जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दालें वगैरह, सरकार ने क्या किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं को इसमें कुछ मैंडेट में परिवर्तन किया है। पहले मैंडेट पढ़ लेते, पहले मैंडेट क्या था, पहले क्या क्या था कि चाइल्ड सेक्स रेशियो को इंप्रूव करना, इंश्योर मतलब कि जेंडर इक्वलिटी और वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, जेंडर बाइस को कम करना, सेक्स सिलेक्टिव जो एलिमिनेशन है, जो भ्रूण हत्या है उसको कम करना, सर्वाइवल प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल को मतलब कि चाहे बढ़ावा देना। ठीक है। और इनकरेज एजुकेशन और पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड को इसमें बढ़ावा देना। जैसे ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारी सेकंड टॉपर हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। अभी सरकार ने क्या किया है, इन सब ऑब्जेक्टिव के साथ हम कुछ इसमें परिवर्तन करेंगे। वो है कि इसमें नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड को हम बढ़ावा देंगे, जैसे उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की स्किल का बढ़ावा देंगे, इनका इंक्रीजिंग करेंगे, ताकि वो इन ट्रेडिशनल के अलावा नॉन ट्रेडिशनल क्षेत्र में अपना जीवन यापन निर्वाह सुनिश्चित कर पाए। ठीक है। और साइंस और टेक के क्षेत्र में मतलब कि महिलाओं की क्या हो, भागीदारी बढ़े। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया। इसको सरकार ने 2015 में लॉन्च किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत, और इनिशियल फंडिंग इसकी क्या थी, 100 करोड़ थी। ऑब्जेक्टिव हमने इसके सारे पढ़ लिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। सरकार ने क्या किया है, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सरकार ने इस राज्यों से पूछा है कि आपने इसको लोकल सर्विस मतलब कि लोकल सर्वर में इसको स्टेब्लिश करने का प्रयास करें। सरकार की क्या है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, वेब बेस्ड सिस्टम है,
और इसमें सिटीजन अपनी जो लैंड डॉक्यूमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी एवेल्यूशन हो सकता है, इससे आप फ्रॉड से बचेंगे, डिस्प्यूट से संबंधित समस्याएं कम होंगी, ई साइनिंग होगा डॉक्यूमेंट का। तो मतलब कि कुल मिलाकर आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना कम होगी, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, सुरक्षित होगी। तो सरकार ने राज्यों से पूछा है कि इसको आप इस्टेब्लिश करने की कृपा करें। ठीक है। इंडियन फाइबर क्रॉप के संबंध में सबसे हम फाइबर को जान लेते हैं। फाइबर जैसे हमको देखने को मिलता है जूट, ठीक है, और कॉटन, और इधर नीचे आपको देखने को मिलेगा रबर। तो ये सारे फाइबर हैं। तो जो जूट हमको इधर देखने को मिलता है, और कॉटन हमको ये वाला रीजन देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और रबर वाला रीजन ये है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और स्पाइसी जो मसाले हैं वो ये रीजन देखने को मिलता है, टी वाला रीजन ये है, और ये वाला रीजन देखने को मिलता है। तो ये मैप आप ध्यान रखिए, अगर आपको मैप याद होगा तो यूपीएससी के कई क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जो एक स्टेटमेंट होता है, अगर आपको मैप थोड़ा सा याद आ रहा होगा तो आप स्टेटमेंट को एलिमिनेट आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। और ऑयल एंड सीड आपको जो देखने को मिलोगे वो इधर देखने को मिलते हैं, ये वाला रीजन है। ठीक है। और कॉफी आपको ये वाला रीजन देखने को मिलता है, कुछ यहाँ भी देखने को मिलती है, कुछ मात्रा में इधर भी हमको देखने को मिलती है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। डेटा ये कहता है कि अभी इंडिया का जो फाइबर क्रॉप है उनमें हमको डिप्ट देखने को मिला है 2010 से 11 के बीच। और रॉ कॉटन जो है 94.5% आउटपुट, जूट में 5.1%। और गुजरात में रिमेन लीडिंग जो डिस्पाइट है वो डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। जो हमें 40% था 2011-12 में, जो 19-20 में 29.3% हो गया। इसके बाद वेस्ट बंगाल जूट में डोमिनेट कर रहा है, और 84 से लेकर 88% हो गया है। और इसके फॉरवर्ड बिहार और असम है, हमारी वेस्ट बंगाल के बाद बिहार और असम देखने को मिलते हैं जूट में। ठीक है। कॉटन में सबसे ज्यादा डिक्लाइन कहाँ देखने को मिला है, गुजरात में। ठीक है। अभिज्ञान कन्वेंशन चर्चा में था, इसका आपको बस याद है, ये याद रखना है कि किससे संबंधित है। ये मरीन कोस्टल इन्वायरमेंट, अटलांटिक कोस्ट और अटलांटिक कोस्ट ऑफ वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका से संबंधित है। मतलब कि जो जो हमारे मरीन इन्वायरमेंट, कोस्टल जोन और रिलेटेड इनलैंड वाटर फॉलिंग विद वेस्ट सेंट्रल एशिया में जो मतलब कि मरीन प्रोडक्ट होते हैं, मरीन जो हमारे संसाधन होते हैं उनको प्रोटेक्शन से संबंधित है। तो इस बात को बस ध्यान रखेंगे। दूसरा ये है आपका अनक्लोज, इससे संबंधित जो ये कन्वेंशन है अनक्लोज, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी है। इसको लॉ ऑफ सी टीटी भी बोलते हैं। 1982 में आया, इंटर 1994 में हुआ। इसकी गाइडलाइन है कि यूज ऑफ द वर्ल्ड ओशियन और मरीन रिसोर्स का गाइडलाइन जारी करता है ताकि सस्टेनेबल इसका यूज हो, लोग इसका अंधाधुंध उपयोग ना कर पाए। और इंडिया ने इसको रेक्टिफाई किया है। बस इतना से ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है। अब पोस्टल इंडेक्स नंबर या पिन कोड हम जिसको जानते हैं, इसकी गोल्डन जुबली है। सबसे पहले इसको 15 अगस्त 1972 में स्टेब्लिश किया गया। इस 6 डिजिट का है। 6 डिजिट में पहली डिजिट इसको रीजन इन इंडिया को शो करती है, दूसरा सब रीजन को शो करती है, और जो तीसरी डिजिट है सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट को, 3 डिजिट है आखिरी जिसको पोस्ट ऑफिस के मतलब कि उसके एड्रेस को शो करती है। ठीक है। इंडिया में 9 पोस्टल रीजन है, जिसमें से पहली 8 आपको जियोग्राफी का रीजन, और जो 9वीं रीजन है वो आपको इंडियन आर्मी से संबंधित देखने को मिलती है। तो इसको जिप कोड या एरिया कोड भी हम कहते हैं। ठीक है। एक शब्द चर्चा में है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब है कि कुछ स्पीसीज सिमिलर इकोलॉजिकल माने कि नीच में दिखती हैं, हमको सिमिलर वे में दिखती हैं, सिमिलर सिलेक्टिव प्रेशर्स इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे आप दो देख पा रहे हैं, जैसे वोल्फ है और तस्मानिया वोल्फ है, ये दोनों स्पीसीज आपको सेम दिखेंगे, लेकिन दोनों स्पीसीज एक ही प्रजाति की नहीं होती। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब कि दो प्रजाति स्पीसीज क्या हो रही हैं, कन्वर्जेंट हो रही हैं, लेकिन वो दोनों प्रजाति क्या है, एक स्पीसीज की नहीं है। ठीक है। सिमिलर और एनालॉग दिखती हैं बट कैन नॉट बी एट्रीब्यूट टू एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन एंसेस्टर, मतलब कि एक ही उसके पूर्वज नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, मतलब एक ही प्रजाति की नहीं होती। जैसे आप चूहा देख पा रहे हैं, माउस बोलते हैं, मर्सुपियल माउस बोलते हैं, ये दोनों सेम दिख रहे हैं लेकिन एक ही प्रजाति के नहीं है। ठीक है। फ्लाइंग पालागंग और फ्लाइंग स्क्वायर, ये दोनों एक ही प्रजाति के नहीं है लेकिन आपको सेम दिख रहे हैं। ठीक है। इस बात को देखेंगे। चर्चा में क्यों है, क्योंकि ओमनिकॉर्न जो है वो आप उसमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, जो कोविड का वेरिएंट है। ठीक है। चलो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 66 के तहत कई राज्य कई लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक कहा।
और कहा कि फ्री स्पीच के अगेंस्ट है। इसके तहत क्या होता है कि ऑफेंसिव या मिनांसिंग मतलब कि किसी भी एनीवंस या इनकन्वेंस किया हो किसी ने, या किसी भी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, मोबाइल फोन से, टैबलेट से कन्वेक्शन से किया हो, तो उसको 3 साल की जेल हो सकती है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया है, लेकिन अभी भी कुछ राज्य की पुलिस है इसका उपयोग करके लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। तो ये क्या है, असंवैधानिक है। ठीक है। सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है, पीएम डिवाइन। पीएम डिवाइन का मतलब है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम क्या करेंगे, समग्र रूप से विकास करेंगे, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आएंगे। ठीक है, एनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटी लेके आएंगे, डेवलपमेंट गैप को कम करेंगे। और सरकार ने कहा है कि 2025 से 26 तक इसको इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। 100% फंडिंग कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर इसको इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी और संबंधित सेंट्रल मिनिस्ट्री इसको कोऑर्डिनेशन करने का काम करेंगे। ठीक है, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट से संबंधित योजना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आईएमएफ ने इंडिया की इकोनॉमी में कुछ अजम्पशन किए हैं। तो आईएमएफ ने इंडिया के बारे में कहा है कि 2023 में इंडिया की जो ग्रोथ होगी 6.2 होगी, अक्टूबर में 6.8, अप्रैल में थी हमारी 8.2, और 2021 में एक्चुअल हमको देखने को मिली 8.7। इस बात को ध्यान रखेंगे। और आईएमएफ अदर कहा है कि यूनाइटेड नेशन, यूरोप और यूनियन और जो चाइना है वे कंटिन्यू टू स्टेल होंगे। ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्टेक्ट देखने को मिला है। और ये सारी बातें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट जारी करता है आईएमएफ, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये सारे कारण क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन देखने को मिला है। ठीक है, ग्लोबल इन्फ्लेशन हमें 9.5% देखने को मिला है, और जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो हमें 2.7% पे देखने को मिलेगी। ठीक है, इंडिया के बारे में कहा है कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट हमको बेटर देखने को मिल रही है, इन्फ्लेशन इज नॉट हाई नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत कम है। ठीक है, इंडिया लिस्ट 4 सोर्स देखने को मिलते हैं, जैसे हाई क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर प्राइस में अभी स्पाइक देखने को मिला, जिससे इकोनॉमी में क्या स्लोडाउन देखने को मिला। हर्ट जिससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट कम हुआ हमारा ग्लोबल स्लोडाउन से, स्ट्रॉन्गर डॉलर से भी हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ। ठीक है, लोड डिमांड हमको देखने को मिली, कोविड हमारा है ही, और रसिया यूक्रेन बार हमारा चल ही रहा है। ठीक है, ये रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा 2 साल में एक बार, मतलब कि 1 साल में 2 बार जारी की जाती है, एक बार अप्रैल में, एक बार अक्टूबर में। और इसका अतिरिक्त एक रिपोर्ट भी जारी की जाती है जिसका नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। दो रिपोर्टों के नाम याद रखिएगा। दोनों को कौन रिपोर्ट जारी करता है, आईएमएफ। ठीक है, तो पहली रिपोर्ट कौन सी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, और दूसरी रिपोर्ट कौन सी है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, रिवर्स ऑक्शन चर्चा में है। रिवर्स ऑक्शन का मतलब है कि पहले तो नॉर्मल प्रोसेस जान लेते हैं। नॉर्मल प्रोसेस का मतलब है ऑक्शन का कि सेलर कंज्यूमर क्या करेंगे, मतलब कि जो बायर है वो सेलर से लेंगे। लेकिन रिवर्स ऑक्शन में क्या होगा, जो सेलर है वो किसको देंगे, बायर को देंगे। इस बात को बस ध्यान रखना है, ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, और इजराइल चर्चा में था, तो इजराइल हम देख लेते हैं। इजराइल की सबसे पहले सीमा देख लेते हैं। जैसे एक गोलन हाइट हमको देखने को मिलता है। ये गोलन हाइट देखो किस किस से लगता है, सीरिया से लगता है, ये आपको जॉर्डन से लगता है, और इधर लेबनान है इससे लगता है, और इजराइल से लगता है। इस बात को स्पेशली ध्यान रखेंगे, अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विवाद किस किस के मध्य, इजराइल और सीरिया के मध्य। ठीक है, लेकिन इसकी सीमा किससे लगती है, गोलोनाइट की, सीरिया से लगती है, लेबनान से लगती है, इजराइल से लगती है, और जॉर्डन से लगती है। ठीक है, अब इजराइल की सीमा किससे लगती है, सिनाई पेनिनसुला इससे लगती है, गाजा स्ट्रिप से लगती है, जॉर्डन से लगती है, सीरिया से लगती है, और लेबनान से लगती है। सऊदी अरब से इजराइल की सीमा नहीं लगती है। इसको बोलते हैं सिनाई पर पेनिनसुला। इधर रेड सी है, इधर आपका सुएज कैनाल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये मेडिटेरियन सी है। ठीक है, और ये वेस्ट बैंक के से संबंधित विवाद हमेशा रहता है। ठीक है, और अभी हाल ही में लेबनान और जो इजराइल है उससे संबंधित समझौता हुआ है। इसमें मतलब कि फील्ड, जो गैस फील्ड है उसको खनन करने से संबंधित। ठीक है, कल के डिस्कशन में हमने पढ़ा था, और ये हमने पढ़ ही लिया। हमको गाजा स्ट्रिप, इजिप्ट, इसको डेड सी यहाँ पे है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जेरूसलम है इस रीजन में। ये दमाकस सीरिया की राजधानी, जॉर्डन की राजधानी अम्मान। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोकेशन स्पेशली याद रखेंगे, एग्जाम में से पूछा जा सकता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।